एक वक्त था जब सियासतदान कौमों की आवाज हुआ करते थे। लोग उनके जलसों में सिर्फ नारे नहीं लगाते थे, बल्कि उम्मीद लेकर आते थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकत कहीं और मुंतकिल होने लगी। पार्लियामेंट की रोशनियां मद्धम पड़ने लगी और ताकत के असल फैसले बंद कमरों में होने लगे। सवाल ये है, पाकिस्तान के सियासतदान आखिर इतने कमजोर क्यों हो गए? क्या ये सिर्फ फौज की ताकत थी या सियासतदानों की अपनी गलतियां? क्या उन्होंने खुद अपनी ताकत जाया की? क्या उन्होंने इक्तदार को रियासत से ज्यादा अहमियत दी? और सबसे अहम सवाल, क्या अब भी पाकिस्तान बदल सकता है या हम हमेशा एक ही सियासी दायरे में घूमते रहेंगे? आज हम पाकिस्तान की सियासी तारीख को सिर्फ तारीख के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि ताकत, नफ्सियात, फलसफा और इंसानी कमजोरियों के जाविये से देखेंगे। एक तरफ होगा मैकियावेली, जो कहता था, अगर आप अपनी ताकत प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो कोई और वो ताकत ले लेगा। और दूसरी तरफ होगा स्टोइसिज्म, जो कहता है, जो शख्स खुद पर काबू नहीं रख सकता वो कभी रियासत पर काबू नहीं रख सकता। और शायद पाकिस्तान की पूरी सियासी कहानी इन्हीं दो फलसफों के दरमियान कहीं फंसी हुई है। चैप्टर 1, पाकिस्तान की शुरुआत और ताकत का खला। 1947 एक नया मुल्क वजूद में आया। ख्वाब बहुत बड़े थे। कायदे आजम की तकरीरें, नए पाकिस्तान की उम्मीद, इस्लामी फलाही रियासत के वादे। मगर मसला यह था, रियासत तो बन गई थी, लेकिन मजबूत इदारे नहीं बन सके थे। कायदे आजम जल्द चले गए, लियाकत अली खान कत्ल हो गई, और फिर पाकिस्तान एक अजीब खला में दाखिल हो गया। एक ऐसा खला जहां लीडर कमजोर थे, इदारे नातजर्बाकार थे और इक्तिदार की जंग शुरू हो चुकी थी। पार्लियामेंट कमजोर थी, आईन बार बार टूट रहा था, सियासतदान एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए थे। और जब सियासत कमजोर हो तो ताकत हमेशा किसी और तरफ मुंतकिल होती है। यही वो लम्हा था जब फौज ने सिर्फ सिक्योरिटी इदारा रहने की बजाय रियासत की स्टेबलाइजर के तौर पर खुद को देखना शुरू किया। क्योंकि जहां कियोस होता है वहां ताकत हमेशा डिसिप्लिन की तरफ जाती है, और फौज के पास डिसिप्लिन था, स्ट्रक्चर था, कमांड था, जबकि सियासतदान वो अभी तक एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। चैप्टर 2, मैकियावेली क्या कहता? अगर आज मैकियावेली पाकिस्तान को देखता तो शायद वो सबसे पहले एक बात कहता, यहां ताकत हासिल तो की गई मगर कभी महफूज नहीं की गई। मैकियावेली के नजदीक सियासत सिर्फ अच्छी नीयत का खेल नहीं, ये सर्वाइवल का खेल है। वो कहता था, एक हुक्मरान का सबसे पहला काम अपनी पावर को महफूज करना होता है। मगर पाकिस्तान में क्या हुआ? हर सियासतदान ने इक्तदार को जाती फतह समझा, रियासती जिम्मेदारी नहीं। हर हुकूमत ने आते ही मुखालिफिन को तबाह करने की कोशिश की। हर लीडर ने सोचा, अगर मैं बच गया तो मुल्क खुद ब खुद बच जाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैकियावेली जानता था कि ताकत सिर्फ करिश्मा से नहीं चलती, ताकत सिस्टम से चलती है, इंस्टीट्यूशन से चलती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से चलती है। ताकत की सबसे बड़ी गलती इत्तेहाद ना बना पाना। पाकिस्तानी सियासतदान कभी यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सके। एक सियासतदान दूसरे को खत्म करने के लिए हमेशा किसी न किसी ताकतवर इदारे की मदद लेने को तैयार रहा। और जब सिविलियन खुद डिवाइडेड हो तो सेंट्रलाइज्ड पावर नेचुरली स्ट्रॉन्गर हो जाती है। मैकियावेली शायद कहता, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना तुम्हारी अपनी तकसीम पहुंचाती है। पाकिस्तान में ऑपोजिशन कभी दुश्मन से कम नहीं समझी गई। हर हुकूमत ने रिवेंज लिया, हर हुकूमत ने केसेस बनाई, हर हुकूमत ने नैरेटिव वॉर लड़ी, और इस मुसलसल जंग ने सिविलियन अथॉरिटी को कमजोर कर दिया। पब्लिक परसेप्शन मैकियावेली का अहम उसूल। मैकियावेली एक और बात समझता था, लोग हकीकत से ज्यादा परसेप्शन पर यकीन करते हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों ने पब्लिक ट्रस्ट खो दिया। करप्शन स्कैंडल्स, लग्जरी लाइफस्टाइल्स, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ब्रोकन प्रोमिसेस, ये सब अवाम को आहिस्ता आहिस्ता सियासत से दूर करते गए। जब अवाम अपने सियासतदानों पर एतमाद खो देते हैं तो फिर वो स्टेबिलिटी तलाश करते हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी सख्त ही क्यों ना हो। और यही वो साइकोलॉजिकल मोमेंट था जहां सिविलियन लीडरशिप कमजोर पड़ती गई। चैप्टर 3, स्टोइसिज्म क्या कहता?
अगर मार्कस ऑरेलियस आज पाकिस्तान की सियासत देखता तो शायद वो खामोशी से एक ही सवाल पूछता, तुमने अपने जज्बात पर काबू क्यों नहीं पाया? स्टोइसिज्म ताकत को सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं समझता, बल्कि इनर कंट्रोल समझता है। और पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा कमी इनर कंट्रोल की रही। गुस्सा, इंतकाम, अना, खौफ, ये सब फैसले करते रहे, हिकमत नहीं। रिवेंज पॉलिटिक्स स्टोइसिज्म की नजर में जहर। पाकिस्तान की सियासत रिवेंज साइकिल बन गई। एक हुकूमत आती, पिछली हुकूमत के खिलाफ जंग शुरू हो जाती, फिर दूसरी आती और वही अमल दोबारा। कौम आगे नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ ताकत के दायरे में घूम रही थी। स्टोइक्स कहते हैं गुस्सा टेम्पररी मैडनेस है, और शायद यही मैडनेस हमारी सियासत पर हावी रहा। इमोशनल स्पीचेस, पर्सनल अटैक्स, नफरत पर मबनी नैरेटिव्स, ये सब वक्ती अपलॉज तो ले आए, मगर रियासत को कमजोर करते गए। डिसिप्लिन की कमी। स्टोइसिज्म डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है, मगर पाकिस्तानी सियासत शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पर चलती रही। हर फैसला अगले इलेक्शन के लिए हुआ, अगली नस्ल के लिए नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहता था, एक लीडर का किरदार बहरान में सामने आता है, मगर हमारी अक्सर लीडर्स बहरान में काम नहीं रहे, वो इमोशनली रिएक्ट करते रहे। और जब लीडरशिप इमोशनल हो जाए तो इंस्टीट्यूशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। चैप्टर 4, पाकिस्तान कमजोर क्यों हुआ? यह सिर्फ एक शख्स की गलती नहीं थी, यह सिर्फ फौज या सियासतदानों की जंग भी नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की कमजोरी थी। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी बेस्ड स्टेट बनता गया। इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी हो गए, शख्सियात प्राइमरी हो गईं। लोग पॉलिसीज को नहीं, चेहरों को वोट देते रहे। और जब रियासत पर्सनैलिटीज पर खड़ी हो तो इंस्टेबिलिटी इनएविटेबल हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, अदलिया पर दबाव, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज्ड, पुलिस पॉलिटिकल टूल, इकोनॉमी अनस्टेबल, एजुकेशन निग्लेक्टेड, ये सब मिलकर रियासत को अंदर से हॉलो करते गए। मैकियावेली जानता था, कमजोर इदारे हमेशा ताकत के वैक्यूम को जन्म देती हैं, और जहां वैक्यूम हो वहां कोई ना कोई ताकत जरूर फिल करती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कोई भी रियासत सिर्फ नेशनलिज्म से नहीं चलती। मईशत भी चाहिए, जॉब्स भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अक्सर सर्वाइवल मोड में रही। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग कमजोर रही। हर हुकूमत ने शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी देखी। रिजल्ट, डेट, इन्फ्लेशन, IMF डिपेंडेंसी, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। और जब आवाम इकोनॉमिक पेन में हो तो पॉलिटिकल किऑस मजीद डेंजरस हो जाता है। इलीट पावर स्ट्रगल्स, पाकिस्तान में अक्सर ताकत आवाम के लिए नहीं, इलीट कंपटीशन के लिए इस्तेमाल हुई। बिजनेस इलीट्स, पॉलिटिकल डायनेस्टीज, पावर सर्कल्स, सब अपनी सर्वाइवल गेम खेलते रहे। कौम पीछे रह गई। मकियावली शायद हंसता और कहता, तुमने रियासत को चेस बोर्ड बना दिया, मगर ये भूल गए कि बोर्ड टूट जाएगा तो सब गिर जाएंगे। चैप्टर 5, फौज मजबूत क्यों होती गई? ये सवाल अहम है। क्या फौज सिर्फ ताकत से मजबूत हुई, या सिविलियन फेलियर्स ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया? जब सियासतदान डिवाइडेड हो, जब करप्शन नैरेटिव स्ट्रांग हो, जब गवर्नमेंट्स फेल हो, जब इकोनॉमी क्रैश करे, तो फिर अवाम स्टेबिलिटी चाहते हैं, और मिलिट्री स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की अलामत बन जाता है। यह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, दुनिया की कई रियासतों में ऐसा हुआ है। सिविलियन वीकनेस हमेशा सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को ताकत देती है। फियर वर्सेस रिस्पेक्ट। मैकियावेली कहता था, लोग या तो मोहब्बत करते हैं या डरते हैं, मगर हुक्मरान को कम से कम रिस्पेक्ट जरूर चाहिए। पाकिस्तानी सियासतदान रिस्पेक्ट लूज करते गए, क्योंकि वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करते रहे। झूठे वादे, पावर डील्स, ब्रोकन अलायंसेस, ये सब आवाम को सिनिकल बनाते गए, और सिनिकल सोसाइटीज इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग हैंडेड सिस्टम्स को टॉलरेट करने लगती हैं। चैप्टर 6, अब क्या हो सकता है? क्या सब खत्म हो गया? नहीं, कौमें वापस उठती हैं, लेकिन सिर्फ स्लोगन से नहीं, विजडम से, डिसिप्लिन से, इंस्टीट्यूशन से। मैकियावेली का सलूशन। अगर मैकियावेली पाकिस्तानी सियासतदानों को मशवरा देता तो शायद वो कहता, पहले सरवाइव करना सीखो, फिर गवर्न करना। 1. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टी से ऊपर इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, रूल बेस्ड गवर्नेंस। क्योंकि इंडिविजुअल्स मरते हैं,
सिस्टम सरवाइव करते हैं। स्ट्रेटेजिक यूनिटी। सिविलियन फोर्सेस को मिनिमम कंसेंसस चाहिए। हर इलेक्शन एग्जिस्टेंशियल वॉर नहीं होना चाहिए, वरना सिस्टम बार बार कोलैप्स होगा। तीसरा, पब्लिक ट्रस्ट रीबिल्ड करो। ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ट्रस्ट के बगैर सिविलियन अथॉरिटी मजबूत नहीं होती। चौथा, नैरेटिव कंट्रोल। मॉडर्न पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज नहीं, परसेप्शन भी है। अगर अवाम को लगे कि सियासत कियोस है, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। स्टोइसिज्म का सल्यूशन। स्टोइसिज्म शायद इससे भी ज्यादा गहरी बात करे। वो कहे, रियासत को बदलने से पहले अपने किरदार को बदलो। पहला, इमोशनल डिसिप्लिन। हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्शन नहीं, हर इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं, हर क्राइसिस पैनिक नहीं। काम लीडरशिप ही मैच्योर स्टेट बनाती है। दूसरा, ईगो छोड़ना होगा। पाकिस्तान की सियासत में सबसे डेंजरस चीज शायद ईगो रही है। हर शख्स खुद को रियासत समझने लगा, मगर स्टोइसिज्म कहता है तुम टेम्पररी हो, रियासत परमानेंट होनी चाहिए। नंबर 3, नेशनल इंटरेस्ट अबव पर्सनल पावर। अगर हर डिसीजन सिर्फ इक्तदार बचाने के लिए होगा, तो मुल्क कभी स्टेबल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म नेशनल प्लानिंग जरूरी है। नंबर 4, कैरेक्टर बिल्डिंग। स्ट्रॉन्ग स्टेट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बनती है। करप्ट एलीट्स कभी सस्टेनेबल सिस्टम्स नहीं बना सकते। और शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि यहां हर कोई इक्तदार चाहता था, मगर रियासत को मजबूत करने वाला कोई नहीं था। कौमें सिर्फ फौज से नहीं बचती, सिर्फ सियासतदानों से नहीं बचती, बल्कि अक्ल, नज्म, किरदार और इत्तेहाद से बचती हैं। मगर यहां हर हुकूमत ने अगली हुकूमत से बदला लिया। हर लीडर ने अपने मुखालिफ को दुश्मन समझा। हर ताकतवर ग्रुप ने सिर्फ अपनी सर्वाइवल देखी, और रियासत वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। फाइनल मैसेज, मैकियावेली हमें ताकत बचाना सिखाता है, मगर स्टोइसिज्म हमें खुद पर काबू पाना सिखाता है। एक कहता है अपनी पावर प्रोटेक्ट करो, दूसरा कहता है अपने नफ्स को कंट्रोल करो। और शायद एक मजबूत रियासत के लिए दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती और सिर्फ अच्छाई भी काफी नहीं होती। रियासतें तब मजबूत बनती हैं जब विजडम, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और यूनिटी एक साथ आ जाएं। सवाल अब भी बाकी है, क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखेगा? क्या सियासतदान ईगो से ऊपर उठ सकेंगे? क्या इंस्टीट्यूशंस पर्सनैलिटी से ज्यादा अहम बन सकेंगे? या हम हमेशा इसी दायरे में घूमते रहेंगे? तारीख हमेशा ताकतवर लोगों को याद नहीं रखती, तारीख उन कौमों को याद रखती है जिन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया हो।